हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे हैं तो हम भी अच्छे हैं। दोस्तों, आज बात किया जाए तो फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो गया है। तरंग की गति, तरंग गति वेव पढ़ेंगे, यानी वेव मोशन, यानी तरंग की गति कैसे गति करता है, कैसे नहीं करता है, इसमें क्या है क्या नहीं, पूरा फुल मोशन में होकर और मोशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए कैसा वीडियो बन रहा है कैसा नहीं। आपको लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ेगा। सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोलनी गति, आपको दोलनी गति किसे कहेंगे, चलिए ठीक है। तो देखिए दोस्तों, एक ही जगह से आगे पीछे, एक ही गति से आगे पीछे, ये देख रहे हैं, एक ही गति से, ये है एक ही गति से आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करने की गति को दोलनी गति कहते हैं। जैसे कि पेंडुलम के सुई ले लीजिए, यानी घड़ी में लगा हुआ, यहाँ पर घड़ी है ये, और यहाँ पर घड़ी है, यहाँ पे मान लीजिए, और आपको यहाँ पर से आपको ये पेंडुलम लगा है, टन 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 ये कर रहा है, यानी पेंडुलम को झूलने की गति। झूला पे, आप झूला जानते हैं, अगर झूला कोई इस पेड़ से लगा है या कहीं पर भी यहाँ पे लगा है, यदि रस्सी है तो आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे कर रहा है। फिर आगे चलते हैं तो सिलाई मशीन यानी सुई, यदि आप सुई लेंगे तो इस तरह से आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे ऐसे ऐसे करते रहता है, वह भी एक दोलनी गति के अंतर्गत आएगा। यानी आगे पीछे करने की गति को हम दोलनी गति कहते हैं। आवर्ती गति, आगे चलते हैं तो आपको है आवर्ती गति। देखिए यहाँ पर स्पष्ट है एग्जाम्पल में, दोलन की गति, ठोस पदार्थों को अणुओं की गति, झूले की गति, सिलाई मशीन के सुई की गति इत्यादि प्रत्येक दोलनी गति आवर्त गति होती है, परंतु प्रत्येक आवर्त गति दोलनी गति नहीं होती है। कह रहा है एक प्रत्येक आवर्त गति दोलनी गति, प्रत्येक दोलनी गति आवर्त गति होती है, लेकिन यानी परंतु आवर्ती गति दोलनी गति नहीं होती है। बात को समझिए। तो देखिए, आवर्ती गति पहले समझ लीजिए, आवर्ती गति किसे कहते हैं। आवर्त गति यह जहाँ से
चलता है वहीं पहुंच जाता है। यानी आवर्त गति के बात किया जाए तो यहाँ से आपको यहाँ पे है, यहाँ से चला फिर यहाँ आगे पीछे करके पुनः यहीं पर पहुंच गया, इसे आवर्ती गति कहते हैं। या इधर से यहाँ पे चला फिर यहीं पे पहुंच गया, इसे आवर्ती गति कहते हैं। आप कहिएगा दोनों का तो सर सेम समझा रहे हैं, तो नहीं। देखिए एग्जाम्पल समझिए। पेंडुलम आवर्ती गति में आएगा। पेंडुलम वही घड़ी की सुई, पेंडुलम आवर्ती गति। झूला वो भी जहाँ पे चलता स्थिर आएगा तो वहीं पे आएगा। सिलाई की मशीन वो भी जहाँ से चलेगा वहीं पे जाएगा। की सुई, सिलाई मशीन की सुई। पंखे की गति समझिए, यानी आपको पंखा है, पंखा एक दीवार से लटका हुआ है, इसका डैना है, ये राउंडिंग घूम रहा है, राउंडिंग घूम रहा है, राउंड में घूम रहा है। लेकिन जैसे ही बंद होगा ये तो क्या होगा, ये चुपचाप अपन जिधर है उधर ही रुक जाएगा। समझ में आ रहा है? आगे पीछे ये नहीं कर रहा है। घड़ी के सुई की गति, अब समझिएगा, घड़ी के सुई की गति, घड़ी के सुई की गति। आपका घड़ी है, यहाँ पे 12 बज रहा है, यहाँ पे 6 बज रहा है, 3 बज रहा है, 9 बज रहा है, तो समझिएगा। तो आपका इधर है, ऐसे है घड़ी, तो घड़ी में आपका क्या होगा कि घड़ी जब चलेगा तो आपको चलेगा, घड़ी जब भी चलेगा तब क्लॉकवाइज में तो चलेगा, तो आपको ये चलत ये आगे पीछे नहीं कर रहा है, एक ही स्थान से घूमेगा, यहीं से घूमेगा, आपको घूमते हुए फिर अस्थिर हो जाएगा, यानी वहीं पे एक ही स्थान पे रुक जाता है। समझ में आया कुछ? उसे आवर्ती गति कहते हैं। तो देखिए आवर्ती गति दोलनी गति नहीं है, लेकिन दोलनी गति आवर्ती गति है। समझ में आया? तो इसी को कहते हैं। तो अब देखिए इसी को कहते हैं कि प्रत्येक दोलनी गति आवर्ती गति होती है, परंतु प्रत्येक दोलनी गति नहीं है। ठीक है, आप समझे? तब आ गए तरंग की गति। चलिए तरंग की गति में चलते हैं। तो तरंग की गति किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ तरंग या लहर को ही विक्षोभ के आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को तरंग की गति कहते हैं। अब समझिएगा, देखिए अगर कोई आप पानी में ढेला मार रहे हैं, किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ के तरंग या लहर कहते हैं, तथा विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को तरंग की गति कहते हैं।
बात को समझिएगा। एक शांत जल है, अगर उसमें आप ढेला मारते हैं और ढेला मारने के उपरांत जो विक्षोभ उत्पन्न होता है, यानी जो लहर उत्पन्न होता है और वो लहर को आगे बढ़ता है, तो उसी लहर के यानी उस तरंग के बढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो तरंग के गति को। जैसे मैं यहाँ पर देखिए दिया गया है सब। अब ये जो ढेला है यहाँ पर पड़ा शांत जल में, तो ये जो ऊपर नीचे करके ऐसे जो बढ़ रहा है, इसी को हम क्या कहेंगे? तरंग की गति। चलिए देखिए, रस्सी के एक सिरे को पकड़कर झटकने पर विक्षोभ होना, यानी एक जगह से आप पकड़ लेते हैं, एक सिरा से आप पकड़ लिए और पकड़कर और क्या किए कि ये आप झटक रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक सिरे से पकड़कर झटक रहे हैं। तो ये झटकने की प्रक्रिया को विक्षोभ उत्पन्न कर रहा है। तो ये करने के उपरांत जो आपको विक्षोभ उत्पन्न हो रहा है, इसी को क्या कहते हैं? तो तरंग की गति कहते हैं। अब देखिए, इसमें आप ले लीजिए, तो ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये हो गया, आगे की तरफ जा रहा है, तो ये मोशन ऑफ यानी तरंग की गति। और ये जो है मोशन ऑफ, ये जो इसमें से हाफ ऊपर जा रहा है और हाफ ये देखिए नीचे आ रहा है और हाफ ऊपर जा रहा है। यहाँ से इतना ऊपर आ रहा है, इतना, और ये नीचे आ रहा है। ये जो है ऊपर यदि जाता है अधिकतम लंबाई, यहाँ से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इसको बीचों बीच में ऐसे जो है ऐसे है होगा राशि। अगर आप किए यहाँ पे पकड़ कर रस्सी को, तब ना ऊपर नीचे हुआ, तो जो ये है ना, जो ये इतना दूरी है, जो ये ऊपर में दूरी है, नीचे जो दूरी है, तो इसको क्या कहेंगे? तो अधिकतम ऊपर के दूरी को, इसको अधिकतम यानी दूरी को, ये जो दूरी है, ये सभी जो दूरी है, ये दूरी है कहाँ से? ये बीच में से, यानी ये जो दूरी है, तो इसको क्या कहेंगे? देखो, ऊपर के दूरी को यहाँ पे श्रिंक कहते हैं, इसको श्रिंक कहते हैं, इसको श्रिंक कहते हैं, ठीक है, यानी पीक। और नीचे के अधिकतम दूरी को, इसको नीचे की अधिकतम दूरी को, इसको नीचे के गर्त कहते हैं। और जो ये उत्पन्न हो रहा है, ये जो उत्पन्न हो रहा है इतना ये दूरी को, इसको क्या कहते हैं?
तो तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तो तरंग दैर्घ्य कहते हैं। अब नीचे के ले लीजिए, अच्छा है, जो यानी दो श्रृंगों के बीच के लगातार, ये नहीं कि हट के, लगातार दो श्रृंगों के बीच के दूरी को वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य कहेंगे। या ऐसे कहते हैं, जो दो लगातार गर्त के बीच के दूरी को क्या कहेंगे? तो गर्त कहेंगे, नहीं सॉरी, वेवलेंथ कहेंगे। और जो ये तो ऊपरी हिस्सा का हो गया। अब आयाम, आयाम उसको कहेंगे यानी एम्पलीट्यूड, जो ये अधिकतम दूरी बनेगा, जो अधिकतम दूरी बनेगा, अधिकतम जो दूरी बनाएगा, ये जो अधिकतम दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो अधिकतम ये दूरी बनेगा, इसको क्या कहेंगे? तो आयाम कहेंगे। इसको जो अधिकतम ये दूरी बनेगा, इसको क्या कहेंगे? आयाम कहेंगे। यानी ऊपरी जितना अधिकतम तरंगदैर्घ्य बनेगा उसको आयाम कहेंगे। ये नहीं कि पूरा को नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं, आपको सिर्फ ये रस्सी दिख रहा है, ये रस्सी से जितना ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा, ये मान लीजिए कि रस्सी है, ये रस्सी है, ये रस्सी है, मान लीजिए कि ये रस्सी है। अब रस्सी से जितना ये दूरी पर है इसको कहेंगे आयाम। ऊपर में जितना, ये नीचे को कहेंगे आयाम। इसको अधिकतम दूरी को क्या कहेंगे? आयाम कहेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है साफ साफ, यहाँ पर दिया गया है तरंगदैर्घ्य, यानी ऊपरी सिरा को, आपको ये ऊपरी सिरा को क्या बोलेंगे? ये ऊपरी सिरा को क्या बोलेंगे? तो पीक यानी श्रृंग बोलेंगे। और निचली सिरा को क्या बोलेंगे? तो गर्त बोलेंगे, यानी टॉर्क, गर्त। तो आप कहिएगा कि सर ये तो यहाँ से यहाँ तक की है दूरी को, तो देखिए ये जो है ना, ये पूरा मेंशन कर दिया है, समझ रहे हैं कुछ? ये पूरा मेंशन कर दिया है, लेकिन यहाँ पे आपको आयाम के बात किया जाए तो आयाम आपको यही होगा, इतना दूरी पे यही होगा सिर्फ, यानी एम्पलीट्यूड इसको कहिए या इसको, ये पूरा मेंशन कर दिया है नीचे से ऊपर तक। ठीक है, अब तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य यानी वेव लेंथ, दो श्रृंग या दो गर्तों, देखिए बोला है, किसी कण को एक पूरे चक्कर या कंपन के समय में तरंग जितनी दूरी तय करता है उसे तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इसे लैम्डा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस तरंगदैर्घ्य का सही मात्रक मीटर होता है, यानी ये दूरी में गमन कर रहा है, समझ रहे हैं? ये दूरी में गमन कर रहा है तो इसका तो मीटर होगा, ये सही मात्रक।
ठीक है, SI मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। लेकिन ये क्या कह रहा है, मैं पहले ही बोला हूँ, किसी कोण को एक पूरे चक्कर या कंपन के समय में तरंग जितनी दूरी तय करता है उसे तरंगदैर्घ्य कहते हैं। समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर एक कण है, कण चक्कर या कंपन, ये कंपन किया तो ये तो बीच में रस्सी होगा ना जी, रस्सी होगा, और कण मान लीजिए रस्सी है तो ये रस्सी, तो ये तो नीचे के ऊपर किया, लेकिन इससे जो जितना ऊपर किया यानी जितना नीचे किया, इसी को क्या बोलते हैं, तो दो बोले ना, दो गर्त या दो गर्त या दो श्रृंग यानी पीक, दो गर्त या पीक के दूरी को ही वेवलेंथ कहेंगे। ठीक है, तो आगे चलेंगे। तो दोलन या कंपन व तरंग, दोलन या कंपन तरंग, इसमें आयाम बोल दिया हूँ, किसको कहेंगे, दोलन करने के वस्तु का अपने माध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन को दोलन का आयाम कहते हैं। देखिए यहाँ का क्या कह रहा है, आयाम, एम्पलीट्यूड कह रहा है कि दोलन करने वाली वस्तु अपने माध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन को दोलन का आयाम कहते हैं। यानी देखिए, आयाम कहते हैं, आयाम को A से व्यक्त किया जाता है। तो अब देखिए, हमने क्या बोला पहले ही कि जब दो गर्त या दो श्रृंग के बीच के जो दोलन कर रहा है और इसके बीच के दूरी को कहेंगे क्या चीज, तो आपको क्या कहेंगे, आयाम। इसमें अब बीच में आएगा आपको दोलन या कंपन के तरंग। तो यदि कोई पिंड अपनी, दोलन या कंपन किसे कहेंगे, कंपन तरंग, दोलन या कंपन तरंग, दोलन तरंग या कंपन तरंग। यदि कोई पिंड यानी कोई वस्तु ले लीजिए, कोई ये वस्तु है और ये वस्तु पिंड अपनी साम्य स्थिति से दोनों ओर इधर उधर गति करती है, यानी इधर या इधर कहीं पर अगर ये लटका हुआ है, अगर इधर या इधर वस्तु एक, मान लीजिए यहाँ पर कोई ढेला लटका हुआ है, इधर 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 ये सब कर रहा है, दोलन कर रहा है, दोनों ओर इधर उधर गति करती है, तो पिंड की गति को दोलन अथवा कंपन गति कहलाती है। समझे? अब देखिए, जैसे कि पेंडुलम, लोलक की गति, जैसे ठोस पदार्थों में अणुओं की गति, झूले की गति, सिलाई मशीन की सुई इत्यादि, ये सब क्या है, दोलन है, कंपन तरंग। अब आगे चलते हैं, स्पीडन और एक आएगा आपको विरलन, ठीक है, एक आएगा आवृत्ति
आवर्तकाल, ये सब। देखिए स्पीडन किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु को दबा देते हैं, यानी दबा देते हैं, दबा नहीं, यानी दबा देते हैं। कोई वस्तु है, इसको अगर हम दबाएंगे, अगर इसको दबाएंगे तो क्या होगा? यानी कोई वस्तु सिकुड़ जाता है, दबाने से क्या होगा? सिकुड़ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? स्पीडन। उसको क्या कहेंगे? स्पीडन। अगर कोई वस्तु को आप स्पीडन से खींचने पर, यानी दबा हुआ है, अगर इसको खींच रहे हैं तो ये क्या हो रहा है? फैल रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? बेलना। ठीक है, एक फोम का गद्दा है और मान लीजिए उसको दबा रहे हैं तो ये सिकुड़ जा रहा है, तो इसको स्पीडन कहेंगे। अगर इसको फिर से खींच रहे हैं, अगर बढ़ रहा है यानी फैल रहा है, तो इसे विरलन कहेंगे, सिंपल सी भाषा में। जिसे स्पीडन को कंप्रेशन कहते हैं और विरलन को रेरेफेक्शन कहते हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए तरंग की चाल है, तो इससे पहले अब क्या करेंगे? आवृत्ति। एक आवृत्ति समझ लीजिए। आवृत्ति को n द्वारा सूचित करते हैं, तो आवृत्ति किसे कहते हैं? एक सेकेंड में दोलन करने की संख्या को, एक सेकेंड में दोलन करने की संख्या को, अगर लोलक यानी घड़ी के लोलक यानी पेंडुलम लटका हुआ है या झूला लटका हुआ है, तो एक सेकेंड में दोलन आगे पीछे करने, यानी समय नहीं, यानी करने की संख्या को, यानी 2 बार कराया या 5 बार किया, एक सेकेंड में, उसी को हम आवृत्ति कहते हैं, जिसे n द्वारा सूचित करते हैं। तो आवर्तकाल, अब देखिए एक सेकेंड में दोलने के पूरा करने में लगा समय को, एक कुछ भी हो, झूला हो, या एक सेकेंड में जितना उस, यानी जितना वो चला, वो लगा समय को क्या कहते हैं? एक दोलन पूरा करने में। समझ रहे हैं? वो था कि एक सेकेंड में, सॉरी, आप समझने का प्रयास करिएगा। आवृत्ति किसे कहते हैं और आवर्तकाल किसे कहते हैं? एक सेकेंड में जितना बार आगे पीछे करेगा, उस संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। और एक बार आगे पीछे जाने में, आगे या पीछे कहीं पर भी एक बार जाने में लगा समय को क्या कहते हैं? तो आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, अब जितना 1 सेकंड लगे, 2 सेकंड लगे, 4 सेकंड लगे, 5 सेकंड लगे, समझ रहे हैं? एक बार जाने में या एक बार आने में, कोई भी, तो उसको क्या कहते हैं? तो आवर्तकाल कहते हैं। इसे t द्वारा सूचित करते हैं। तब देखिए n बराबर क्या आता है? 1/t, यानी 1/में आवर्तकाल। समझ रहे हैं? और तो t बराबर क्या हो जाएगा? t बराबर 1/n। तो देखिए यहाँ तरंग की चाल है, यानी तरंग का वेग। तरंग का वेग है, तो यहाँ पर देखिए तरंग का वेग है, तो v बराबर n लेमडा होता है। v बराबर n लेमडा। तो ये कैसे आगे? तो तरंग द्वारा आगे बढ़ने की दर को, तरंग द्वारा आगे बढ़ने की दर को क्या कहते हैं? तरंग का चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंग के चाल कहते हैं। तरंग द्वारा आगे बढ़ने की दर को तरंग के चाल कहते हैं। इसे v द्वारा, तो v बराबर
एन लेमडा यानी एन आवृत्ति हो गया, भी तरंग का वेग हो गया, लेमडा तरंग की लंबाई हो गया। समझ रहे हैं? आवृत्ति हर्ट्ज ले मापा जाता है, इसका होता है आवृत्ति के हर्ट्ज, और लेमडा यानी तरंगदैर्घ्य यानी लंबाई एल मीटर से, और आपका वेग समय। तो अब देखिए आवर्तकाल यानी टी समय होता है, समझ रहे हैं, और तरंग का वेग यानी चाल मीटर से, तरंगदैर्घ्य लंबाई सेकंड से, समय से। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, अगर भी का चाल यानी ध्वनि बोला जाए तो चाल इसका 332 मीटर पर सेकेंड होता है भी का, समझ रहे हैं। और भी प्रकाश में चाल, ध्वनि में क्या होता है 332 मीटर पर सेकेंड, और प्रकाश में होता है चाल इसका, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो भी बराबर 1/t हम लिख सकते हैं, यानी n बराबर 1/t होता है। तो इसको 1/, ये दिया हुआ है, होता है t। मैं अलग फेयर से पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, मैं इसे पढ़ा रहा हूँ। तो हम आपका मजबूरी और अपना मजबूरी, हम क्या बोलें, हम एक खरीदने का कोशिश करेंगे या पढ़ाने का बोर्ड पर भी, समझ रहे हैं, लेकिन देंगे बेहतर। जिस दिन खरीद लिए देने लगेंगे और बेहतर से बेहतर आपको समझाएंगे। तो भी 1/t, तो भी बराबर λ/t हो जाएगा। n/1/t होता है, तो भी बराबर λ/t यानी तरंगदैर्घ्य आवर्तकाल। तो दोस्तों इसको कमेंट में आपको तरंग के प्रकार ये आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। और आगे नेक्स्ट, और आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको बनाइए, सॉल्व करिए, लिखिए। अगर कोई पिंड 10 सेकंड में, अगर कोई पिंड 10 सेकंड में 20 दोलन करता है तो 20 दोलन करता है तो आवृत्ति का मान क्या होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेगा, आवृत्ति का मान क्या होगा। देखिए अगर कोई पिंड 10 सेकंड में 20 दोलन करता है तो आवृत्ति का मान क्या होगा। तो चलिए, तो इसको सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर 10 सेकंड दिया हुआ है, 10 सेकंड में आपको कितना दिया है 20 दोलन दिया हुआ है, दोलन, समझ रहे हैं, दोलन दिया हुआ है, 20 दोलन दिया 10 सेकंड में। आवृत्ति का मान पूछ रहा है, तो पहले 1 सेकंड में निकालेंगे, इसलिए 1 सेकंड में, तो आपको 20/10 2 हर्ट्ज।
ये क्या हो जाएगा, आंसर नहीं हुआ। अगर आपको एक सेकेंड में पूछता तब आवृत्ति का मान पूछ रहा है, आंसर यही हुआ। सॉरी आवृत्ति पूछ रहा है तो आवृत्ति यही हुआ। अगर यही आपको आवर्त काल पूछ देता तो यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर क्या होता है कि P बराबर 1/n। तो यहाँ पर क्या करते हैं आप, 1/2 यानी 0.5 सेकेंड। समझ रहे हैं, ये पूछता तो पहले आवृत्ति निकाल कर तो अब आवर्तकाल निकालना पड़ता। चलिए तो एक आज का सिवा यहीं तक, एक और क्वेश्चन ले लीजिए और एक क्वेश्चन के साथ हम विदा लेते हैं। और कमेंट में इसको आंसर दीजिएगा अपना से बनाकर। बीस अर्ध दोलन पूरा करने में 10 सेकंड लगता है। 20 अर्ध दोलन पूरा करने में 10 सेकंड लगता है, तो स्पीड में बोल रहे हैं तो पीछे कर करके वीडियो आप रिपीट सुन सकते हैं। 20 अर्ध दोलन पूरा करने में 10 सेकंड लगता है, तो आवृत्ति क्या होगी। 10 सेकंड लगता है तो आवृत्ति क्या होगी। इसका आंसर आप लोग को बता दे रहे हैं। 1 सेकंड आएगा। कैसे आएगा आप एक बार बनाकर और कमेंट करिए, ठीक है। अर्ध दोलन कर रहा है तो थोड़ा बहुत हिंट कर दे रहे हैं। तो पहले पूरा दोलन यानी 10 दोलन होगा, समझ में आ रहा है। अर्ध दोलन 20 कर रहा है तो पूरा दोलन 10 होगा, तो 10 सेकंड में 10 दोलन, तो n बराबर 10/10 यानी 1 हर्ट्ज। तो आवर्तकाल भी क्या हो जाएगा, इसका 1 सेकंड होगा और आवृत्ति पूछ रहा है तो 1 हर्ट्ज आ जाएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू। ठीक है, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये रहा हमारा चैनल, इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और जितना हो सके आगे बढ़ाइए। थैंक यू। अगर हम बोल रहे हैं तो स्पीड में करके वीडियो देख लीजिए, अगर ज़्यादा बोल रहे हैं तो स्लो करके देख लीजिए या नॉर्मल करके देखिए। मेरा चैनल है, आपको जीके फैक्ट एजुकेशन बाय सीके सर, ठीक है। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जितना हो सके दोस्तों में शेयर करिए इसको, ठीक है। थैंक फॉर वाचिंग।